हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में सेल बायोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस किया था, प्रोकैरियोट सेल को, उनके स्ट्रक्चर को, तो सब कुछ हमने उसमें डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूकैरियोटिक सेल और सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं जो यूकैरियोट्स होते हैं। जैसा कि यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, तो हमने लिखा है यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले तो ये यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है। यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट्स का मतलब, जिसको हम कैरियन लिखते हैं, उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ट्रू न्यूक्लियस की बात की जाती है। जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल में हम जानते हैं कि उसमें कोई भी वेल डिफाइंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स का मतलब ही होता है ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, इसका मतलब कि हम जानते हैं कि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट हैव ट्रू न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एडवांस्ड न्यूक्लियस। मतलब ये जो ट्रू न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड एडवांस न्यूक्लियस है, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, वो यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। ओके, और ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही सब कुछ फ्लोट करता होता है। यहाँ तक कि वहाँ पे न्यूक्लियस भी नहीं होते, जेनेटिक मटेरियल भी साइटोप्लाज्म के ही एक पार्ट में रहता है, फ्लोट करता है, जिसे हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। बल्कि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इंक्लूड्स, अब यूकैरियोट्स क्या क्या इंक्लूड करता है। यूकैरियोट्स इंक्लूड प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं इनके सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल जो होता है यूकैरियोट्स का, प्रेजेंट इन सम यूकैरियोट्स, जैसे कि प्लांट, एल्गी और फंजाई। अब प्लांट के सेल वॉल किस चीज़ से बने होते हैं, सेलुलोज या फिर हेमीसेलुलोज या फिर पैक्टिन के। वहीं अगर बात करें एल्गी की, तो इनके सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं, और फंजाई के सेल वॉल काइटिन के बने होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनल जो भी टॉपिक है सेल, यूकैरियोट सेल से रिलेटेड, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, मिल के बने होते हैं लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के, और ये सेलेक्टिविटी बैरियर का काम करते हैं। मतलब कौन सी चीज़ सेल में अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करते हैं। ओके, कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, अब आइए हम सेल ऑर्गेनल्स, ये तो हमारी बात होगी यूकैरियोट सेल्स के बारे में। अभी हम इनमें कौन कौन से ऑर्गेनल, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, वही हमारे सेल ऑर्गेनल्स टॉपिक के अंदर आएंगे। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे पहला जो होता है, जैसे हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, उसका नाम ही है यूकैरियोट्स, मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। इट मीन्स कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या करता है, सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, इट्स रेस्पोसिटरी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। रेस्पोसिटरी का मतलब होता है स्टोर हाउस, मतलब जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है न्यूक्लियस। ओके, और लार्जेस्ट एंड प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनल। अभी यहाँ पे लार्जेस्ट एंड प्रोमिनेंट मतलब क्लियरली विजिबल होता है। न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर का एक लार्जेस्ट और प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ओके, अब ये सारी चीज़ें आपने जो भी देखी, इसको हम स्ट्रक्चर पे अच्छे से देखते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर मैंने कलरफुल स्ट्रक्चर इसलिए यूज़ किए इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को, ताकि वो देखने में विजुअली मतलब क्लियर हो और आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। दैट्स वाई मैंने डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया है। ओके, अब ऐसा नहीं कि जेनेटिक मटेरियल ऑरेंज कलर का ही होता है। ओके, इट्स ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो देखो ये हुआ आउटर मेम्ब्रेन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन इनर मेम्ब्रेन। ठीक, और ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ये जुड़े नहीं होते। ओके, जगह जगह ये देखो ना, आपको पोर दिख रहा होगा, इस पोर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ओके, यहाँ पर प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल, ये रहा, जो कि मल्टीपल और लीनियर क्रोमोजोम्स होते हैं।
ठीक। और इसमें एक डार्क स्टेनिंग, ये जो आपको दिख रहा है ना छोटा सा डॉट, ये डार्क स्टेनिंग होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। ये डार्क स्टेनिंग बॉडी होती है जो क्या करती है, राइबोसोमल एक्टिविटी करती है, राइबोसोम्स को असेंबल करता है और आरआरएनए सिंथेसिस करता है, न्यूक्लियोलस। ओके, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो इस पे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि क्या यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं या फिर न्यूक्लियोलस? तो दोनों होगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो प्रेजेंट ही होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी पाए जाते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा ये है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या होता है? इंडो मतलब इनसाइड, सिस्टम मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ओके, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड दिस सेल। ओके, मतलब कि वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है मेम्ब्रेन्स का, सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक, ये क्या करता है? इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, इंडोसोम्स, लाइसोसोम्स, वेसिकल्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या पाए जाते हैं? इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, इंडोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, लाइसोसोम्स एंड वेसिकल्स। अब ये होता क्या, ये मतलब ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है? ओवरऑल हमने यूकैरियोटिक सेल देखा, वो मतलब उनमें सेल वॉल होता है वो देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं वो देखा हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको देखा। फिर अब सेल के अंदर आएंगे तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, उनमें से एक होता है न्यूक्लियस। ठीक, फिर हम क्या बात करते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए बोला गया क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, ढेर सारी चीज़ें सेल के अंदर पाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों को ही मिलाकर ये सारी चीज़ें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक, इसीलिए इसे एक नाम दे दिया गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो अब सबसे पहला इसमें टॉपिक क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? ये होता है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म। ठीक, ये मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और हम जानते हैं कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो तरीके का होता है, हम 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, बट अब इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या है? ओके, तो देखते हैं। ओके, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये डिफरेंस है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका सरफेस जो होता है स्मूथ होता है। इस पे कोई भी राइबोसोम्स क्या होता है ना, दानेदार आपको दिखेंगे, अभी हम आपको स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। तो दानेदार राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जैसा कि अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो कॉन्टिन्यूअस होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ। ओके, स्टार्ट होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ। अब इस स्ट्रक्चर पे आपको अच्छे से समझ आएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम सबसे एब्सेंट होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस तो होगा नहीं, यहाँ पे लिपिड सिंथेसिस होता है। ओके, अब इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि स्ट्रक्चर है, हमने बताया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक, यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और जो ब्लू डॉट डॉट करके यहाँ पे प्रेजेंट है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और देख सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है। ठीक, अभी आप अगर ध्यान दें तो आप ये भी देखेंगे कि जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है वहाँ पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है कुछ। इस वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के जो होते हैं ना, कुछ सिमिलर फंक्शंस शो करते हैं, बिकॉज इन दोनों के पास ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ थोड़े मोड़े सिमिलर फंक्शंस शो करते हैं, शेयर करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइबोसोम्स और क्या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के फंक्शन सेम होते हैं, तो सेम तो नहीं होते सारे, बट सिमिलर ज़रूर होते हैं, वो भी कुछ फंक्शंस। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्गी एपरेटस। ये क्या होता है? पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। गोल्गी एपरेटस को हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है कि
चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसको मतलब ऑर्गेनाइज्ड करना, और जहाँ पे जिसका जहाँ जहाँ एड्रेस, जिस एड्रेस पे उसको देना है वहाँ पे पहुंचा देना। तो वही सेम काम गोल्गी अपरेटस का भी होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। मतलब ये क्या करता है, ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है, फिर प्रोटीन पैकेजिंग करता है एंड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, पहले प्रोटीन को मॉडिफाई किया, फिर उसे पैक्ड किया, फिर उसे जहाँ भेजना था वहाँ भेज दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। ओके, तो इसके स्ट्रक्चर से हम समझते हैं। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद से ही जो होता है गोल्गी अपरेटस वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो फेस होता है गोल्गी अपरेटस का, फेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है उसको हम बोलते हैं सिस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस। ओके, फिर आएगा मिडिल गोल्जी। मिडिल गोल्जी पे क्या होता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है। और सिस फेस पे क्या होता है, ये इसका जो फेस होता है कॉन्वेक्स की तरह होता है और रिसाइव्स प्रोटीन फॉर्मर होते हैं, मतलब प्रोटीन फॉर्म होता है यहाँ पर सिस फेस पर। ओके, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लास्ट में होते हैं गोल्गी अपरेटस, उसको क्या बोलते हैं हम, ये पूरा सेम है स्ट्रक्चर। ओके, बट इसके फेस के डिफ्रेंसिएशन के आधार पे इसको बोलते हैं, जो पीछे होता है इसको बोलते हैं ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सॉर्टिंग होता है, प्रोटीन पैकेजिंग होता है, और इसका जो फेस होता है कॉनकेव होता है। ओके, आप देख सकते हैं, आपने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा होगा तो उसके फेस के अकॉर्डिंग वैसे ही यहाँ पे कॉन्वेक्स होता है और यहाँ पे कॉनकेव होता है। इसका नाम सिस फेस होता है या फिर फॉर्मिंग फेस होता है, और इस साइड जो होता है उसे ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनल पे चलते हैं, वो है हमारा लाइजोसोम। लाइजोसोम में क्या होता है, लाइजोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइजोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और ये क्या करता है, डाइजेस्ट फॉरेन सबस्टांस। ये इसको सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि फॉरेन सबस्टांस को डाइजेस्ट कर जाता है, या फिर नॉन फंक्शनल सेल कंपोनेंट को भी डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक, इसमें सेल्फ डाइजेशन भी होता है सेल का, जिसे हम ऑटोफैगी भी बोलते हैं। ठीक, और अगर हम इसके पीएच की बात करें तो लाइजोसोम्स होता है एसिडिक पीएच होता है, और ये क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं लाइजोसोम्स में। ओके,